अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल है आपका। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोरोना जैसी बीमारियों से महफूज रखे। अज़ीज़ दोस्तों, निम्रा अहमद का ये नावल जो मैं पढ़ रही हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा नावल सुनने को चाहिए तो बराए मेहरबानी मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं वो भी आपके लिए रीड करूँगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरे नए आने वाले नावल्स की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मैं अनकरीब अपना नया नावल भी शुरू करने लगी हूँ पढ़ना और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आइए कराक्रम का ताजमहल नावल का तीसरा हिस्सा पढ़ते हैं, जिसका मुसन्निफा ने नाम भी तीसरी चोटी रखा है। इतवार 24 जुलाई सन 2005। पापा की ढेर सारी दुआएं लेकर वो घर के गेट से बाहर खड़ी टूर कंपनी की बस में चढ़ गई। उनका गाइड कम ड्राइवर जफर उसका सामान लोड करके ड्राइविंग सीट पर आ गया। बस में ऐसे 4 अनजान चेहरे दिखाई दिए थे। वो एक निस्बतन पिछली सीट पर खिड़की की तरफ बैठ गई। निशा या वो तुर्क सियाह अभी तक नहीं आए थे। खुले शीशे से आती ठंडी हवा इसकी आंखों को बंद कर रही थी। इसने शीशा बंद कर दिया, लेयर्स में कटे स्याह बालों को ऊंची पोनी टेल में बांधा। दफतन इसे दूसरे मुसाफिरों का ख्याल आया। इसने एक सरसरी निगाह इन पर डाली। इसके बाएं तरफ वाली नशिस्तों की कतार में इसके बराबर एक कम उम्र लड़की बैठी थी। उम्र बमुश्किल 20-21 साल। कंधों से ऊपर आते खुले बाल जो माथे पर बैंड्स की सूरत में कटे थे और गोरी रंगत। वो महवियत से सड़क के किनारे भागते दरख्तों को देख रही थी। इसने सफ़ेद ट्राउज़र और घुटनों तक कुर्ता पहन रखा था और पाँव में सैंडल थे। दूसरे मुसाफिरों में 50-55 साल एक अंकल थे, गालिबन कोई रिटायर्ड अफसर या कोई अमीर बिजनेसमैन। वो खासे वजीह थे। वो सब से अगली सीट पर बराजमान थे। उनके अलावा एक जोड़ा था, बीवी कदरे करख्त और नाकचिड़ी सी लगी, अलबत्ता मियाँ बीबा सा था। परीशे को काफिया शनासी से गहरी दिलचस्पी थी। सुबह 6 बजे कोई वक्त है जाने का, मुझे सोने भी नहीं दिया। निशा इसके बामुकाबिल आकर बैठी तो बस जो निशा को पिक करने रुकी थी फिर चल पड़ी। सो जाओ, लंबा सफर है, इसने निशा की ख्वाबीदा आंखें देखकर कहा। जफर ने अपना आखिरी मुसाफिर एक आला दर्जे के होटल से उठाया था। वो बस में दाखिल हुआ और परीशे की तवक्कुआत के बरक्स इन दोनों की जानिब आने के बजाय रिटायर्ड साहब के साथ बैली खाली नशिस्त पर बैठ गया। इसने तो गर्दन को जुम्बश देकर इन दोनों की तरफ देखा तक ना था। चूंकि वो उनसे काफी आगे बैठा था और वो बाई कतार में, सो इसका महज दायां कंधा, बाजू और सर ही पीछे से देख सकती थी। लाइट ब्राउन शर्ट, सफेद पैंट, वही कल वाली स्लीवलेस हल्की सी टूरिस्ट जैकेट, गर्दन में लटकता मफलर, पाँव में जॉगर्स। वो बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, आज इसके सर पर एक पी कैप भी थी। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर निशा की तरह सो गई। कोई 2 घंटे बाद इसकी आंख खुली। वो लोग अभी तक हालत सफर में थे। निशा जाग चुकी थी। इसने चोर नजरों से उफक को देखा। वो अपने सेल फोन के बटन से खेल रहा था। सुनो परी, तुम्हें ये शख्स अच्छा नहीं लगा? नहीं, और मैं इसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। मगर मैं करना चाहती हूँ। निशा बजिद थी। ठीक है, फिर जाकर इसी के पास बैठ जाओ। बकिया सारा रास्ता खामोशी से कटा। दिन चढ़े बस पेशावर की हदूद में दाखिल हुई। सड़कों पर खासा रश था। इसे जोबन पर चमकता सूरज शहर को झुलसा रहा था। कितनी गर्मी है यहाँ, हालांकि पेशावर पहाड़ों पर वाक़या है। यार, इससे थे तो ठंडा हमारा इस्लामाबाद था। निशा को अपना शहर याद आया। टूर कंपनी ने पहले से एक मुतवस्सित दर्जे के होटल में उनकी बुकिंग करवा रखी थी। इस होटल के बाहर तंग सी सड़क पर बेतहाशा रश था। सड़क के अच्छे खासे हिस्से पर रेहड़ी वालों का कब्जा था। गाड़ी एक ढलवान पर चढ़कर होटल के पार्किंग एरिया तक आई। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। नॉट बैड। बस से उतरकर निशा ने तबसरा किया। परी होटल की बुलंद इमारत को देखने के बजाय इस सुकून को महसूस कर रही थी जो इतनी देर एक ही जगह बैठे रहने के बाद खड़े होकर इसकी टांगों को मिला था। तुर्क सिया इन दोनों से फासले पर खड़ा, सफेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले, आंखें सुखड़े अतराफ का जायजा ले रहा था। वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर मुस्कुराया। परीशा ने निगाहों का रुख बदल लिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? इनके करीब चला आया। ओह, तो आप हमें पहचानते हैं? निशा को इसका पूरा रास्ता इन्हें लिफ्ट न देना बहुत बुरा लगा था। सो तंज किए बगैर न रह सकी। वो जवाबन हंस पड़ा। मैंने सोचा सुबह सुबह नींद से बेहाल होते लोगों को ना जगाया जाए, वरना जरा कहीं दूर पहुंच जाएं तो आराम से गपशप करते रहेंगे।
वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। प्रीशा इन दोनों को छोड़कर स्टील एज लड़की के पीछे चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। 246 नंबर कमरे में पहुंचकर जफर ने चाबी इसके हवाले की। वो ट्रिपल बेडरूम इसको निशा और इस लड़की के साथ शेयर करना था। ओके, शाम को मुलाकात होगी। उफक इन दोनों से ये कहकर साथ वाले कमरे में चला गया। मियाँ बीवी सामने वाले कमरे में चले गए। मैं डॉक्टर प्रीशा जहांजेब हूँ। कमरे में आकर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर इसने इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अरसा बुखारी हूँ। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है, परीशे। वो रुकी और तस्दीक करने वाले अंदाज में बोली, परीशे आपी। आपी? इन दोनों ने बेड पर बैठते हुए कदर हैरत से देखा। दरअसल मैं पाकिस्तानी कजन्स को अगर बगैर आपी बाजी कह के बुलाऊं तो दादू अंग्रेज कहकर टोकती हैं। सो मैंने ये नतीजा निकाला कि किसी पाकिस्तानी लड़की को आपी बाजी कहे बगैर नहीं बुलाना। वो दोनों हंस पड़ी। खाना उन्होंने साथ ही खाया। तब तक तारुफ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। इरसा का ताल्लुक लाहौर से था, मगर वो पली बड़ी इंग्लैंड में थी। उर्दू लिख और पढ़ लेती थी, मगर बोलती बहुत मुश्किल से थी। इसके पास इस कम उम्री में भी एक अच्छा अल्पाइन रिकॉर्ड था। वो ज़्यादातर यूरोपी अल्प्स सर कर चुकी थी। इसके अलावा तिब्बत, शीशा पेंगुआ और चूजू को भी सर किया हुआ था। तो तुम उफक के साथ राका पोशी जा रही हो? वो निशा को मासूम और ज़ीन सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, इसे सर हिला दिया। राका पोशी मेरे नावल की सेटिंग है। ओह, मैं बताना भूल गई, मैं राइटर भी हूँ। 2 नावल लिख चुकी हूँ। ये मेरा 3रा नावल है। इतनी सी उम्र में 2 नावल? ऋषि को खुशगवार हैरत हुई थी। इरसा हंस पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था। मैंने तो इस उम्र में सिर्फ पहला नावल लिखा था। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे नावल की स्टोरी क्या है? इसे दिलचस्पी हुई। एक कोह पैमा हीरो, एक कोह पैमा हीरोइन की राका पोशी सर करने की रोमानवी दास्तान। वो मजे से बोली। निशा सोने के लिए लेट चुकी थी। एंड हैप्पी करोगी या ट्रेजिडिक? ट्रेजिडिक क्यों? कि ट्रेजिडिक एंड यादगार होता है। वैसे आप नहीं आएंगी राका पोशी? आप बता रही थी कि आप भी क्लाइंबर हैं। हाँ, मैंने कम्ब्रिया के टू स्कूल लेक डिस्ट्रिक्ट से 7 हफ्ते के कोर्सेज किए थे, मगर मैं राका पोशी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं है। कैम्ब्रिया केटू से? ओह आई सी, आई एम इम्प्रेस्ड। ओह, स्विस एल्प्स के अलावा मैंने स्पेंटक को भी सर कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। वैसे आप आती तो मज़ा आता। उफक भाई बहुत अच्छे हैं। मेरी उनसे मुलाकात फ्लाइट के दौरान हुई थी। वो मिस्र से आ रहे थे और मैं इंग्लैंड से। अब सोते हैं। इससे पहले कि वो उफक नामा शुरू करती, परीशा ने इसकी बात काट दी। इरसा ताबेदारी से बिस्तर पर लेट गई। जल्दी से नींद ने आन घेरा। फिर वो शाम तक सोती रही। इरसा और निशा सुबह तड़के उठ गई थी। वो बावाज बुलंद गप्पे हाँकती। उन्होंने इसे भी जगा डाला था, मगर वो आंखों पर बाजू रखते सोती बनी रही। दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीशा का दिल जोर से धड़का। इसने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया, और वह जानती थी कि बाहर कौन था। वो दस्तक नहीं, उफक अरसलान की खुशबू पहचानती थी। अंदर आ सकता हूँ अच्छी लड़कियों? इसका शरारत से खनकता लहजा प्रीशा की समाज से टकराया। इसकी आंखों पर बाजू न होता तो वो शायद इसकी पलकों का इर्ताश देख लेता। लगता है अच्छी लड़कियों के बगैर दिल नहीं लग रहा। आओ बैठो। वो इतना मुअज्जिब, शाइस्ता और हंसमुख था कि निशा और अरसा फौरन इसके साथ उठ खड़ी हुई और इसे कुर्सी पेश की। यूं ही समझ लो वो परीशा के बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी और बेड की पायंती के दरमियान फासला खासा कम था। जगह तंग थी। वो बैठ तो गया, मगर इसके जॉगर्स बेड का सरा छू रहे थे। मैं इस सफ़र को यादगार बनाना चाहता हूँ, और बतौर एक अच्छे सयाह मैं कोई लम्हा फारिग नहीं बैठना चाहता। सो फिर तुम लोग बताओ, शाम क्या प्रोग्राम है? इसे महसूस हो रहा था कि चलते हुए भी भटक भटक कर उफक निगाहें इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो इसे अपने सफ़ेद बाजू की ओट में आधा छुपा रखा था। कंबल भी गर्दन तक ले रखा था, सिर्फ चेहरे का निचला हिस्सा खुला था। परी उठ जाए तो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तुम्हारी दोस्त बहुत सोती है क्या? इसके अंदाज से प्रीशा को लगा वो जान गया है कि वो सो नहीं रही। नहीं, आज बस ज़रा थक गई है। तुम बताओ अपना प्रोग्राम। मैं आज तुम्हारे लिए पेशावर के बाजार, यही कैंट और सदर वगैरह खंगालने का सोच रहा हूँ। बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस कल देखूंगा। तो फिर हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं। फक भाई, अहमद साहब और इफ्तिखार फैमिली की मर्जी, वो जहाँ भी जाएं, या फिर उनसे पूछ लें। इससे मुताज़िब थी। वो कपल बहुत रिजर्व है। वो यकीनन हमसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। अहमद साहब तो आधे घंटा हुआ कहीं चले भी गए हैं। फिर हम चारों चलते हैं। मगर वो एक लम्हे को रुका। परी के कान खड़े हो गए। मगर क्या? मगर हो सकता है तुम्हारी दोस्त को कोई एतराज़ हो। अरे नहीं, वो बहुत नाइस और स्वीट है, इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे निशा, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी दोस्त मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। परीशा ने एक झटके से कंबल उतारा और तेजी सीधी हुई। मैंने ऐसा कब कहा था? उफक का कहकर बेख्तियार बुलंद हुआ और अपनी हमाकत पर इसे शर्मिंदगी हुई। निशा और इरसा कदर हैरान थी। इन्हें भी लतीफ़ा समझ में नहीं आया था। तुम उठ गई? मैं समझी सो रही हो।
मेरे सर पर जो तुम लोग गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मैं भला कैसे सो सकती थी। अपनी शर्मिंदगी छुपाने को इसने गुस्से का सहारा लिया और बिस्तर से नीचे उतर आई। ड्रेसिंग रूम जाने के रास्ते में उफ़क़ की लंबी टांगें हाइल थीं। इसे करीब आता देखकर इसने पैर समेट लिए। वो पैर पटकते हुए इस तंग जगह से गुजरी। सॉरी परी, मैं मजाक कर रहा था। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करते माजरत करने लगा, मगर वो झुंझुलाती हुई जोर जोर से अलमारी के पट खोल बंद करती रही। अच्छी लड़कियों, तैयार होकर लॉबी में आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो परी ने कनखियों से इसे देखा। इसने लिबास तब्दील कर लिया था। हमेशा की तरह शर्ट की आस्तीनें आधी मगर रंग स्याह था और ऊपर सफ़ेद टूरिस्ट जैकेट, गर्दन के गिर्द बंधा बिल्कुल सुर्ख मफलर। राइट बॉस, अरसा ने ताबेदारी से कहा। वो मुस्कुराते हुए एक निगाह परीक्षा पर डालकर बाहर निकल गया। वो उफ कहते हुए कलस कर रह गई। इन 15 मिनट में परीक्षा ने कोई 200 दफ़ा इन दोनों को ज़रूर प्रोग्राम बनाना था, सो तुमने इसके साथ सुनाया था। निशा ढीठ बनी सुनती रही। इर्सा को अलबत्ता हैरत हुई थी। ये परीक्षा आप ही की कोई लड़ाई हुई है उफक भाई से? वो तो इतने केयरिंग और स्वीट है। ये सदियों की दास्तानें तुम्हें एक शाम में समझ नहीं आ सकती, निशा ने आह भर कर कहा था। हेयर ब्रश करते परीक्षा के हाथ एक लम्हे को थमे थे। वो अंदर से काम कर रह गई थी। पलटकर एक नजर निशा पर डाली और दूसरी अपनी उंगली पर मौजूद अंगूठी पर। निशा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। इर्सा के सर के ऊपर से सब कुछ गुजर गया। वो पैर पटक कर बाथरूम में चली गई। निशा की बात वो उम्मन माना नहीं करती थी, मगर अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। निशा और इर्सा चली जाती तो इसने भला क्या कसूर किया था जो वो अकेली इस छोटे से कमरे में बैठी रहती। यूं भी उफक के साथ मार्केट जाना इसे बुरा नहीं लग रहा था, अलबत्ता यूं जाहिर करना वो अपना फर्ज समझती थी। पार्किंग एरिया में खड़ी टूर कंपनी की बस के साथ टेक लगाए खड़ा उफक उनका इंतजार कर रहा था। इन्हें देखकर सीधा हो गया। एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता कर लिया था। पी कैप अब भी इसके सर पर थी। कैंट चलते हैं, यहाँ से बहुत करीब है। इनकी रहनुमाई करते हुए वो होटल के पार्किंग एरिया से नीचे सड़क तक जाती ढलवान से उतर रहा था। तुम तुर्की से आए हो या सुबह सरहद से? निशा को इसकी पेशावर और इर्द गिर्द के मुतल्लिक मालूमात हैरान करती थी। वो बेख्तियार हंस पड़ा। बस पिछली दफ़ा इधर आया तो वो खासे दिन यहाँ गुजारे थे, इसलिए आइडिया हो गया। पिछली दफ़ा कब आए थे? 2 साल पहले। वो लोग ढलान उतर कर नीचे सड़क पर आ चुके थे। सड़क अच्छी खासी खुली थी, मगर फलों की रेहड़ियों और पांचा फरोशों के बाहमी तावन से अब बहुत तंग हो चुकी थी। इस जगह पर होटल्स थे या पीसीओ? 2 साल पहले क्या सैरो सेहत के लिए आई थी? रेहड़ियों से दोनों तरफ में खड़ी सड़क पर रास्ता बनाकर चलना बहुत मुश्किल था। फिर भी वो बहुत ध्यान से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, सैरो सेहत के लिए। और बोलते बोलते वो एकदम खामोश हो गया। और बस कुछ काम था, वो साफ टाल गया था। निशा अखलाकियात से इतनी तो आगाह थी कि वो अगर टाल रहा था तो इस काम की तफसील न पूछती। उफक ने टैक्सी रोकी। टैक्सी वाला अंग्रेजी से नाबलिग था, सो किराए का मामला निशा ही ने तय किया। कैंट की खूबसूरत दुकानों के बाहर आहिस्तगी से चलते हुए चारों खासी देर तक विंडो शॉपिंग करते रहे। फिर अरसा उनको छोड़कर सईद बुक बैंक की तरफ चली गई। वो तीनों एक ज्वेलर शॉप में दाखिल हो गए। ये इत्तेफाक ही था कि जब निशा मुख्तलिफ इयर रिंग्स देख रही थी तो अपनी ढीली पॉइंट को कसते हुए प्रीशे के बालों को झगड़ा रबड़ बैंड टूट गया। इसके बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिर गए। निशी, तुम्हारे पास कोई कैचर है? अपने लंबे लेयर्स में कटे बालों को संभालते हुए परेशानी से निशा से बोली। अपना खरीदते हुए तुम्हें मौत पड़ती है? वो बहुत मसरूफ थी, सो खट से बोली, दफा हो जाओ। वो बड़बड़ाते हुए सामने शोकेस पर पड़ी बास्केट में रखे कैचर्स और पोनियां देखने लगी। ये कैसा है? इसने चौंक कर सर उठाया। उफक हाथ में एक कैचर लिए से दिखा रहा था। इसने नजरें झुकाकर कैचर को देखा। वो सिल्वर कलर का था। इसके एक तरफ गोल बड़ा सा फिरोजी रंग का पत्थर, जबकि दूसरी तरफ सब्ज और नीला 2 रंगा पत्थर जड़ा था। अच्छा है। इसने खूबसूरत कैचर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उफक ने वो इसकी हथेली पर रखना चाहा। पकड़ते पकड़ते वह जमीन पर गिर पड़ा। वो घबरा कर झुकी और कैचर उठा लिया। इसके 2 रंगे पत्थर के दरमियान जर्ब लगने से एक हल्की सी लकीर पड़ गई थी। टूट तो नहीं गया? वो पूछ रहा था। इसे नफे में गर्दन को जुम्बश थी। फिर इसे नजरअंदाज करके सेल्समैन से कीमत पूछी। 250 रुपए। उफक ने पैसे दुकानदार की तरफ बढ़ाए। सॉरी, ये मैं खुद खरीदूंगी, इसने दबी आवाज में से टोका। मैं इस लालच में तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ कि कल तुम भी मुझे कोई चीज गिफ्ट करोगी। मैं गिफ्ट्स न लेती हूँ न देती हूँ। इसने पर्स से पैसे निकाले। मगर मैं देता भी हूँ और लेना भी पसंद करता हूँ। वो बाजिद था। इसे नजरअंदाज करते हुए इसने पैसे सेल्समैन को थमाए। खाकी लिफाफे में पैक किए गए कैचर निकालकर बालों में लगाया और निशा की तरफ आ गई। इर्सा के आने और निशा की शॉपिंग मुकम्मल हो जाने के बाद वो लोग बाहर निकल गए। बाहर अंधेरा फैल रहा था।
शॉप्स के अंदर और बाहर रोशनियां जगमगाने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स भी रोशन हो गए थे। रात के खाने के लिए मैं तुम लोगों को पेशावर के बेहतरीन रेस्टोरेंट ले चलूं? वो इनके दाएं तरफ जेबों में हाथ डाले सामने देखते हुए चल रहा था। वो इसकी जानब देखने से गुरेज कर रही थी। पीसी, अरसा ने झट बोला, नहीं, मैं बदमज़ा बासी तीखे खानों से लुत्फानंदोज नहीं होता। मैं तुम्हें एक बेहतर जगह लेकर जा रहा हूँ। शहर की तंगो तारीख गलियों से टैक्सी में गुजरते हुए इन्हें वो एक ऐसी तंग गली में ले गया जहाँ बेतहाशा तीसरे दर्जे के रेस्टोरेंट बने हुए थे। फजा में हर तरफ मज़ेदार खुशबू फैली हुई थी। वो इन्हें नमक मंडी ले आया था। फरीशा को हैरत हुई, वो इसके मुल्क को इससे ज़्यादा जानता था। नमक मंडी की नमक वाली कढ़ाई खाकर जब वो लोग वहाँ से निकले तो निशा ने बेख्तियार पूछ लिया, अगर तुम इन जगहों पर इतनी दफ़ा घूम चुके हो तो अब फिर क्यों इधर आई हो? यही तो मैं कह रही थी, वैसे अच्छे भले हम जुलाई में ही राका पोशी क्लाइंब शुरू कर देते। ख्वामखा इधर आने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं उफक भाई को अचानक इन इलाकों का विजिट करने का ख्याल क्यों आ गया और मुझे भी साथ घसीट लाए। अरसा बेख्तियार बोल उठी। उफक ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने होटल के कमरे में वापस आकर निशा फिर रत्बुल लिसान थी। मैंने इतना स्वीट, नाइस और अच्छा इंसान ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। और नहीं तो क्या, जितनी मालूमात इन इलाकों में मुतल्लिक़ इन्हें हैं, मेरा ख्याल है वो एक बहुत कामयाब सफ़रनामा निगार बन सकते हैं। रहने दो अरसा। वो जो टीवी ट्राली के करीब खड़ी बोतल मुंह से लगाए पानी पी रही थी, कदरे चिढ़कर बोतल मुंह से हटाकर बोली, ये मगरबी दुनिया के लोग हमारे मुल्क में आकर मालूमात इस तरह इकट्ठी नहीं करते कि आलमी दुनिया को हमारा सॉफ्ट इमेज दिखाएं, बल्कि अगर तुम इन गोरों के सफ़रनामे उठाकर पढ़ो तो तुम्हें इल्म हो कि ये लोग हमारे बारे में क्या क्या जहर उगलते हैं। हमें जाहिल, पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं। तुम्हारे ये उफ़क अरसलान भी तुर्की जाकर यही काम करेंगे। सफ़रनामा लिखकर आदमी बरादरी को ये बताएंगे कि हमारा मुल्क कितना कदामत पसंद, गरीब और सहूलियात से नाबल्द है, या कितनी गंदगी और बदनज़मी है। ये सारे एक जैसे होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले। बोतल रख कर वो पलटी तो साकित रह गई। उफक लब भेंचे दरवाजे के बीच खड़ा था। वो यकीनन टैक्सी का किराया अदा करके इन्हें शब बखैर कहने आया था, और चूंकि वो इरसा के लिए इंग्लिश में बात कर रही थी तो सुन न लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो यकदम तेज तेज कदम उठाता राहदारी से वापस पलट गया। निशा और अरसा ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। इसकी नाराजगी वो महसूस कर चुकी थी। एहसास तो इसे भी था। अंदर से वो बहुत परेशान और बेचैन भी थी, मगर खामोशी से लेट गई। वो तकिया मुंह पर रख लिया। तुम्हारे पैसे। निशा ने इसके साइड बेड टेबल पर 250 रुपए रखे तो इस हैरत से तकिया चेहरे से हटाया। कौन से पैसे? उस ज्वेलरी शॉप वाले ने वापस किए थे, कह रहा था तुमने जायद दे दिए। तो इस वक्त इरसा से बात कर रही थी, मैं देना भूल गई। इसके अंदाज में हल्की सी खफकी थी। वो कुछ देर तो कुछ बोल ही न सकी। कैचर जो इसने बहुत इस्तेहकाक से लगा रखा था, इसकी अदायगी शख्स ने की थी जिसकी वो चंद मिनट पहले बेइज्जती कर चुकी थी। इसका दिल चाहा कि वो 250 रुपए इसी वक्त इसके मुंह पर मार आए, और वो मार भी आती, मगर इसने अहमद साहब के साथ कमरा शेयर किया था और फिर जो कुछ वो कर चुकी थी सो अब मजबूरी थी। वह खामोशी से सोने के लिए लेट गई। पैसे इसने पर्स में रख लिए। जितना वो इससे दूर भागने की कोशिश करती, वो इतना इसके रास्ते में आ जाता था। सामीन, आपने तीसरा हिस्सा सुना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।